नमस्कार दोस्तों। आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। आज है 22 ऑफ जून। तो 22 ऑफ जून के जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर बन रहे हैं, हम उसको आज यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो जो हमारा पहला करंट अफेयर है आज का, वो है ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम रिपोर्ट 2023। ठीक है। तो ये न्यूज में जो है, ये जो रिपोर्ट है, इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो है स्टार्टअप। तो सबसे पहले हम स्टार्ट समझेंगे कि स्टार्टअप्स क्या होते हैं। देखिए, स्टार्टअप्स बेसिकली क्या होते हैं, कंपनीज ही होती हैं। ठीक है, जो कंपनीज होती हैं, कंपनी ही होती है। लेकिन वो बहुत ही अर्ली फेज में होती है। अर्ली फेज का मतलब है कि मान लीजिए एक बच्चा है, ठीक है। सबसे एक आदमी है, वो सबसे पहले क्या होता है, एक इंसान सबसे पहले बच्चा होता है, बहुत ही छोटी उम्र में। तो स्टार्टअप जो कंपनीज होती हैं वो अर्ली स्टेज होती है अपने ऑपरेशन के, मतलब वहां पे टीम हो सकता है, 10 से 20 लोगों की टीम हो सकती है। ठीक है। 50 से 100 लोगों की टीम हो सकती है, तो ये छोटे होते हैं। ठीक है। अब इनको फाउंड किया जाता है। ठीक है। जो इंटरप्रनर्स होते हैं वो फाउंड करते हैं डिमांड को मीट करने के लिए। जैसे मान लो, आपको बताता हूँ, जोमेटो है ना। जोमेटो एक स्टार्टअप है। पेटीएम स्टार्टअप है। ठीक है। आजकल बहुत सारे, इंडिया में बहुत सारे स्टार्टअप है। ठीक है। बाईजूस का नाम सुना होगा आपने। ये अभी अभी तक वर्ल्ड का सबसे बड़ा स्टार्टअप है ये। ठीक है। तो ये है स्टार्टअप। ठीक है। अब ये रिपोर्ट क्या है, ये देख लीजिए। तो ये जो रिपोर्ट है, इसको स्टार्टअप जॉम ने बेसिकली रिलीज किया है। ये जो रिपोर्ट है, ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम रिपोर्ट 2023, ठीक है। ये एक, कहते हैं ना, डिटेल स्टडी। जो डिटेल स्टडी है वो है। ठीक है। स्टार्टअप इकोसिस्टम ऑन अ ग्लोबल स्केल। ठीक है। वर्ल्ड में जो स्टार्टअप इकोसिस्टम है, ठीक है, उसमें क्या चैलेंजेस आ रहे हैं, कितना पोटेंशियल है। ठीक है। कौन कौन सी चीजें हम और इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, इसके बारे में एक डिटेल एग्जामिनेशन है इस रिपोर्ट के अंदर। ठीक है। ये जो रिपोर्ट है, ठीक है, वो बहुत ही वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है। इकोसिस्टम के बारे में। ठीक है। पैटर्न क्या रहेगा आपको नहीं पता, मतलब किस तरह के स्टार्टअप्स आएंगे। ठीक है। कौन कौन से ऑब्स्टिकल आ रहे हैं स्टार्टअप्स में, उस सब के बारे में ये रिपोर्ट हेल्प करता है आपके इन्वेस्टर को, पॉलिसी मेकर को। ठीक है। इंटरेस्टेड पार्टीज को। ठीक है, जो इंटरेस्टेड है स्टार्टअप्स में। ठीक है। मान लीजिए कोई स्टार्टअप आया, जैसे सपोज करिए एक स्टार्टअप आया। ठीक है। जैसे आजकल आ रहा है आपके इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल का, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स की स्टार्टअप आ रही है। ठीक है। तो इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल के जो स्टार्टअप्स हैं, उसमें क्या क्या चैलेंजेस हैं। ठीक है। उनका ग्रोथ, इनका फ्यूचर पर्सपेक्टिव क्या क्या हो सकता है, तो ये इस रिपोर्ट में बताया गया है। और ये किसको हेल्प करेगा, इस रिपोर्ट को, यदि मान लीजिए कोई इन्वेस्टर है, ये इंसान इन्वेस्टर है, उसमें इन्वेस्ट करना है इस कंपनी में, तो ये रिपोर्ट उसको हेल्प करेगा कि भाई क्या इन्वेस्ट करना सही रहेगा या नहीं रहेगा। ठीक है। आप ये समझ गए। चलिए, मैं आपको इसके रिगार्डिंग थोड़े से और फैक्ट्स बताता हूँ। ठीक है। क्योंकि स्टार्टअप आज के टाइम में बहुत न्यूज में रहता है। ठीक है। तो इसके बारे में जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले इस रिपोर्ट का की इनसाइट क्या है, इस रिपोर्ट में सबसे इंपॉर्टेंट चीजें कौन कौन सी है, हम वो देख लेते हैं। देखिए, सिलिकॉन वैली, न्यूयॉर्क सिटी एंड लंदन, ये टॉप पोजीशन पे है अभी भी। ठीक है। इंटरेस्टिंगली, जो चाइनीज इकोसिस्टम है वो डिक्लाइन कर रहा है। ठीक है, इस रिपोर्ट के हिसाब से। ठीक है। इंडियन इकोसिस्टम में, ठीक है, मुंबई, बेंगलुरु कर्नाटका में, ठीक है, और दिल्ली, ठीक है, इन्होंने पॉजिटिव जो ग्रोथ है वो दिखाया है अपने रैंकिंग में। ठीक है। और बैंगलोर का जो ओवरऑल रैंक है वर्ल्ड लेवल पे, वो है 20। ठीक है, स्टार्टअप्स के मामले में। समझ गए इतना। अब ये था कि इसका की इंसेट क्या। अब इंडिया में स्टार्टअप्स, क्योंकि इंडिया में भी गवर्नमेंट बहुत कुछ कर रही है। ठीक है। जो बैंगलोर, हैदराबाद, ये लोग कंटिन्यूअसली पुश कर रहे हैं। ठीक है। पॉलिसी बनाई जा रही है जहाँ पे स्टार्टअप्स को और अच्छे से हेल्प कर सकते हैं। तो इंडिया थर्ड लार्जेस्ट स्टार्टअप इकोसिस्टम है वर्ल्ड का। ठीक है। इसके बाद यूएसए एंड चाइना के बाद। ठीक है। यहाँ पे 75,000 स्टार्टअप्स है हमारे देश में। ठीक है। समझ गए। ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं कि अभी, ठीक है, तो याद रखिएगा कि हम थर्ड लार्जेस्ट इकोसिस्टम इन्वायरमेंट है। ठीक है। लार्जेस्ट स्टार्टअप इकोसिस्टम का इन्वायरमेंट है हमारे पास। ठीक है। मतलब इतने स्टार्टअप्स हैं और ये कंटिन्यूसली बढ़ रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि स्टार्टअप्स जब आते हैं तो बहुत सारे जॉब्स भी अपने साथ में लेके आते हैं। ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन के बाद मूव करते हैं। हमारा आज का जो नेक्स्ट न्यूज है वो है रॉ के बारे में। ठीक है। आप सभी ने मूवीज में रॉ के बारे में सुना होगा, रिसर्च एंड एनालिसिस में। तो ये न्यूज में क्यों है, ये मैं आपको बताता हूँ। रिसेंटली, ठीक है, जो हमारे कैबिनेट कमेटी है, ठीक है, जो कैबिनेट कमेटी है, इन्होंने अप्रूव कर दिया कि इनका अपॉइंटमेंट, ठीक है, सीनियर आईपीएस ऑफिसर है रवि सिन्हा। एक सीनियर आईपीएस ऑफिसर रवि सिन्हा, ठीक है, उनको चीफ। तो अब चीफ कौन हो गए हैं, रॉ के चीफ हो गए हैं आईपीएस, ठीक है, रवि सिन्हा। ठीक है। जो रवि सिन्हा जी हैं, ये इसके अब चीफ हैं, इसको अप्रूव कर दिया है कैबिनेट कमेटी। ठीक है। देखिए, रॉ जो रॉ स्टार्ट हुआ था वो हुआ था 1968 में। ठीक है, 1968 में।
ठीक है, इंटरनेशनल इंटेलिजेंस अफेयर को। तो रॉ क्या करती है बेसिकली, जो बहुत ही बड़े बड़े केसेस होते हैं, ठीक है, जैसे टेररिज्म हो गया, ठीक है, जो बड़े बड़े माफिया होते हैं उनकी रिसर्च बेसिकली वो लोग करते हैं, ठीक है। ठीक है, इनके खुफिया एजेंट्स होते हैं जो बेसिकली इन सारी इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं एंड देन जो भी कार्रवाई करनी होती है वो करते हैं, ठीक है। अब 1968 से पहले ना, एक फैक्ट बता देता हूँ, 1968 से पहले ये सारे काम करती थी आईबी, इंटेलिजेंस ब्यूरो, ठीक है। लेकिन चाइना वॉर के बाद, जो इंडिया चाइना का वॉर हुआ, ठीक है, इसके बाद हमने इसको लेके आए, ठीक है। ये डायरेक्टली काम करता है अंडर पीएमओ, ठीक है, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के अंदर वो डायरेक्टली काम करता है। ये कलेक्ट करता है मिलिट्री, इकोनॉमिक, साइंटिफिक, पॉलिटिकल इंटेलिजेंस, ठीक है। इनके बहुत सारे एजेंट होते हैं जिनके थ्रू ये लोग काम करते हैं, ठीक है। आई होप ये आपको समझ में आ गया हो, ठीक है। हमारी जो थर्ड न्यूज है वो है मेसोलिथिक रॉक पेंटिंग के बारे में। आप सभी ने ये रॉक, मेसोलिथिक रॉक के बारे में पढ़ा होगा, जो भी आप प्रिपरेशन कर रहे हैं किसी भी एग्जाम की, ठीक है। यदि आप स्कूल स्टूडेंट हैं तो फिर भी आपने पढ़ा होगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं, ठीक है, कि मेसोलिथिक पीरियड क्या था, उसके बाद इस न्यूज पे आएंगे, ठीक है। तो देखिए, जैसे आप लोगों ने पढ़ा होगा, ये मिडल स्टोन एज को बोलते हैं, मेसोलिथिक पीरियड, मिडल स्टोन एज को, है ना। तो तीन स्टोन एज थे, आप हमको पता है, ठीक है। सबसे पहला था हमारा पियोलिथिक, ठीक है, सेकंड था मेसोलिथिक, एंड थर्ड था हमारा न्यूलिथिक, है ना। पेजोलिथिक, ठीक है, मेसोलिथिक एंड न्यूलिथिक, न्यू स्टोन एज, मिडिल स्टोन एज, ठीक है, ये बोलते हैं, है ना। तो जो आपका मेसोलिथिक पीरियड था, ये वाला सेकंड वाला, ठीक है, इसका जो टाइम पीरियड है हमारा, वो है 12,000 से 10,000 ईयर अगो, ठीक है। और यहाँ पे जो लोग रहते थे इस पीरियड में, जो लोग रहते थे बेसिकली, जो ह्यूमन थे, ठीक है, वो हंटर और गैदरर थे बेसिकली, ठीक है, ठीक है, हंटर गैदरर। तो जो मिडल स्टोन एज है, ठीक है, इसको बोलते हैं मेसोलिथिक पीरियड, ठीक है। अब ये न्यूज में क्यों है, ये देख लीजिए, ठीक है। तो न्यूज में इसलिए है क्योंकि आंध्र प्रदेश के, ठीक है, मैं हाईलाइट कर देता हूँ, ठीक है, जो आंध्र प्रदेश है हमारा, ठीक है, कुन्नूर डिस्ट्रिक्ट जो है, कंटूर डिस्ट्रिक्ट जो है आंध्र प्रदेश का, वहां पे क्या मिला है हमको, एक मेसोलिथिक रॉक पेंटिंग मिला है, ठीक है। और ये क्यों इंपॉर्टेंट है इस पेंटिंग, क्योंकि ये पेंटिंग बेसिकली एक पर्सन की स्टोरी टेलिंग को बता रहा है, ठीक है। तो बेसिकली स्टोरी, ये पेंटिंग में क्या दिखाया गया है कि एक पर्सन है जो बेसिकली एक लैंड पे, ठीक है, एक स्टोरी बता रहा है, पर्सन टेलिंग अ पीस ऑफ लैंड, ठीक है। तो अब इस पेंटिंग में है क्या, ठीक है। देखो, तो सबसे पहले तो ये आ जाएगा कि ये पेंटिंग कहाँ मिली, तो याद रखना, ओरवाकल्लू विलेज में, ठीक है। ओरवाकल्लू विलेज है, गंटूर डिस्ट्रिक्ट आंध्र प्रदेश में, इसके अंदर ये मिला है, ठीक है। अभी जो पेंटिंग है, ठीक है, ये नेचुरल व्हाइट कोलिन एंड रेड पिगमेंट, तो बेसिकली व्हाइट एंड जो रेड पिगमेंट है इसकी हेल्प से बनाया गया है, ठीक है। अब इसमें दो चीजें जो बहुत, जो इस पेंटिंग की दो इंपॉर्टेंट चीजें हैं कि ये जो पेंटिंग है क्या कर रहा है कि मैन है, वो पकड़ रहा है एक गॉड को, बकरी को, ठीक है, विद हिज लेफ्ट हैंड, ठीक है। और एक अनदर है जहां पे दो कपल स्टैंडिंग विद देयर हैंड रेज्ड व्हाइल अ चाइल्ड स्टूड बिहाइंड देम, ठीक है। मतलब दो लोग, दो कपल हैं जो खड़े हैं, जिन्हें हाथ ऊपर कर रखा है, और उनके पीछे उनका बच्चा, ठीक है। तो ये बेसिकली आपको याद रखना है, ठीक है। ये जो हिस्टोरिकल चीजें होती हैं, ठीक है, बेसिकली ये क्वेश्चन 1 मार्क्स में, वन डे एग्जाम्स में तो आ ही जाएगा ये क्वेश्चन, बिकॉज ये सारी चीजें मिलती हैं, ये सारी इंपॉर्टेंट बन जाती है ना, ठीक है। अब हम बात करते हैं लेक विक्टोरिया के बारे में। ये रिसेंटली न्यूज में है, बिकॉज यहाँ का जो क्या है, हुआ क्या है बेसिकली, क्यों न्यूज में है, क्योंकि यहाँ पे ना साइंटिफिक रिपोर्ट, बहुत सारी रिपोर्ट्स पब्लिश हुई हैं, ठीक है, जर्नल्स में, जहाँ पे क्या दिखा गया है कि यहाँ का जो क्लाइमेट है, ठीक है, एक्सट्रीम क्लाइमेट इवेंट अफेक्टिंग लार्ज पॉपुलेशन एज वेल एज द बायोडाइवर्सिटी ऑफ लेक विक्टोरिया बेसिन। तो बेसिकली क्या हो क्या रहा है, ठीक है, आप सबको पता है कि जो अभी इन्वायरमेंट में चेंजेस हो रहे हैं बहुत ही तेजी से, तो ये इसका ही एग्जांपल है कि जो लेक विक्टोरिया है, यहाँ पे पब्लिश बहुत सारे न्यूज आए हैं जिसकी वजह से कि यहाँ पे जो क्लाइमेट इवेंट्स हैं, ठीक है, जो क्लाइमेट का पैटर्न है वहाँ पे, उसमें बहुत सारे चेंजेस हो रहे हैं, ठीक है, इफेक्ट, और जिसकी वजह से क्या है, जो बहुत बड़ा ह्यूमन का पॉपुलेशन है वहाँ पे, उसको इफेक्ट हो रहा है, ठीक है। हो क्या रहा है बेसिकली, हैवी रेन, विंड स्ट्रोम, फ्लड, ठीक है। अब यदि ये सब चीजें होंगी तो वहाँ के जो लोग हैं इफेक्ट होंगे, ठीक।
अब यहाँ पे 40, यदि आप देखोगे, ठीक है, ये जो है बेसिकली, ठीक है, 40 मिलियन इनहेबिटेंट्स जो है वो इफेक्ट होंगे इससे। जो जातियां हैं, जो जीव जंतु हैं, वो इफेक्ट होंगे। लगभग 2 लाख पीपल केन्या के, उगांडा, तंजानिया, यहाँ से बेसिकली ये इफेक्ट होने वाले हैं। ठीक है। अब जो ये लेक विक्टोरिया है ना, यदि आप उसको ध्यान से देखोगे, तो ये आप देखोगे लेक विक्टोरिया बीच में है। ठीक है। ठीक है, और उसके आसपास कंट्री देख लीजिए, उगांडा, केनिया, ठीक है, तंजानिया, ये सारी कंट्रीज हैं इनके बीच में। ठीक है। अब इसके लेक के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। ठीक है, लेक विक्टोरिया है। तो यदि कोई एसएससी का बच्चा पढ़ रहा है, या हो सकता है कि यूपीएससी के प्रीलिम्स में भी आ जाए कि ये जो न्यूज में है, तो ये सेकंड लार्जेस्ट फ्रेश वाटर का लेक है। कि जो लेक विक्टोरिया है, ये याद रखिएगा, ये सेकंड। ठीक है, और ये कहाँ लोकेटेड है? ये ईस्ट अफ्रीका में है लोकेटेड। बाउंड्री कौन कौन सा है? तंजानिया, वांडा और केनिया। ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है। और ये बेसिकली आप देखोगे, तो व्हाइट नाइल जो रिवर है, ठीक है, सोर्स है व्हाइट नाइल रिवर का। ठीक है, जो आगे चल के, ठीक है, आगे चल के ब्लू नाइल को ज्वाइन कर लेता है सूडान में, और वही रिवर आगे जाके फॉर्म होती है नाइल रिवर। तो यदि यहाँ पे इफेक्ट होगा, ठीक है, यहाँ पे यदि ज्यादा इफेक्ट होगा, तो इसका इफेक्ट आपको इस रिवर पे भी देखना पड़ेगा, देखने को मिलेगा। ठीक है। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है। अब बात करते हैं असम राइफल के बारे में। ठीक है। अब असम राइफल क्यों न्यूज में है? अभी आप सभी को पता है कि मणिपुर में बहुत ही हिंसा हो रही है। ठीक है। गवर्नमेंट बहुत कोशिश कर रही है इसको कंट्रोल करने के लिए, बट वो हो नहीं पा रहा है मणिपुर में। ठीक है। तो असम राइफल इसलिए न्यूज में है क्योंकि असम राइफल के बहुत सारे एडिशनल ट्रूप्स को भेज दिया गया है। एक ब्रिज है, इसको सिक्योर करने के लिए, जो नेशनल हाईवे पे है, साउथ मणिपुर में। ठीक है। इस ब्रिज को सिक्योर करने के लिए। अब असम राइफल यदि न्यूज में है, तो हमें मणिपुर के कॉन्टेक्स्ट में इतना नहीं पढ़ना है असम राइफल को, हमें बेसिकली उसका स्ट्रक्चर के फॉर्म में पढ़ना है। बिकॉज क्या होता है ना, बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, बहुत सारे जो स्टूडेंट है कंफ्यूज हो जाते हैं, असम राइफल को समझते हैं वो पार्ट ऑफ इंडियन आर्मी। तो देखिए, असम राइफल बेसिकली क्या है? एक पैरामिलिट्री फोर्स है। ठीक है। एक सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स है, पैरामिलिट्री। ठीक है। जिसको बेसिकली नॉर्थ ईस्ट में जो इंसर्जेंसी होती है उसको काउंटर करने के लिए बनाया गया है। ठीक है। तो ये सबसे पुरानी, ये जो फैक्ट है याद रखिएगा, सबसे पुरानी ओल्डेस्ट पैरामिलिट्री फोर्स है इंडिया की। ठीक है। अब इसमें इसमें जो इंपॉर्टेंट बात याद रखने वाली बात है, ठीक है, इसका मोटो, क्योंकि ये एग्जाम्स में आजकल मोटो वगैरह पूछ रहे थे, तो मोटो क्या है? फ्रेंड्स ऑफ द हिली पीपल, फ्रेंड्स ऑफ द हिल पीपल, ये इसका मोटो है। हेडक्वार्टर है शिलोंग, मेघालय में। ठीक है। और इसमें एक और चीज याद रखना है, ठीक है, कि ये ड्यूल कंट्रोल स्ट्रक्चर को फॉलो करते हैं। ये जो असम राइफल है, ये ड्यूल कंट्रोल स्ट्रक्चर को फॉलो करते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, मैं आपको समझा देता हूँ। ये देखिए, जो इसका एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल है, ठीक है, किसका प्रमोशन देना है, किसका प्रमोशन नहीं देना है, एग्जाम कैसे लेना है, भर्ती कैसे होगी, ठीक है, ट्रांसफर कैसे करना है, ये सब आता है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर के अंदर। ठीक है, जो अभी अमित शाह के अंदर है। ठीक है। लेकिन जो उसका ऑपरेशनल कंट्रोल है, वो करती है इंडियन आर्मी। ठीक है, जो है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। समझ गए? ऑपरेशनल कंट्रोल का मतलब क्या है? ठीक है, कि कोई ऑपरेशन करना है, मतलब वो कैसे होगा? जैसे मान लीजिए कहीं अटैक करना है, ठीक है, कहीं पे आपको इन्फॉर्मेशन मिली कि यहाँ पे कुछ लोग जो माओवादी हैं वो बैठे हुए हैं, तो यहाँ पे अटैक कैसे करना है, इनको रोकना कैसे। ऑपरेशन का मतलब होता है बेसिकली डे टू डे वर्क जो होता है इनका। ठीक है। वो बेसिकली करती है आपका जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है ना, इंडियन आर्मी अंडर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। ठीक है। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया हो। तो ये याद रखिएगा, इसका मोटो याद रखिएगा, ड्यूल कंट्रोल स्ट्रक्चर है, ये याद रखिएगा। ये एक पैरामिलिट्री फोर्स है। असम राइफल पूछ लेंगे आपसे कि क्या ये आर्मी का पार्ट है, पैरामिलिट्री फोर्स है, वो याद रखिएगा। ठीक है। और इसका हेडक्वार्टर है मेघालय शिलोंग में। ठीक है। ये आपको, ठीक है। और यदि आप एक और इन्फॉर्मेशन याद कर सकते हैं, तो ये है कि ये फॉर्म्ड हुआ था अंडर द ब्रिटिश इन 1835। ठीक है। यहाँ पे ये बेसिकली फॉर्म हुआ था। ठीक है, इसको याद रख लीजिएगा। ठीक है। आज का जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये है, आप सबने, जो आपको सबको पता होगा, कोविड ने कितनी बुरी तरह हमें हिट किया, उसके बाद ओमिक्रॉन जो वेरिएंट है ये भी आया, इन्होंने भी बहुत लोगों को इफेक्ट किया। तो अब रिसेंटली क्या हुआ है, इंडिया ने इन देश ने, जो हमारा मेड इन इंडिया है, ठीक है, आरएनए वैक्सीन, ठीक है, आरएनए, ठीक है, आरएनए वैक्सीन बना लिया है ओमिक्रॉन वेरिएंट के लिए, जिसका नाम है जेमकोविक ओएम। ठीक है। और इसी को रिसेंटली अप्रूव कर दिया गया है। ठीक है, जो भी हमारे, जो हमारा
ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया है, इन्होंने इमरजेंसी यूजेस के लिए, ठीक है, इमरजेंसी यूजेस के लिए इस वैक्सीन को, ठीक है, जो वैक्सीन है जेमको वक ओएम वैक्सीन, आई डोंट नो कि मैं प्रोनाउंस सही कर पा रहा हूँ कि नहीं इसका, जम कोविक ओम, इस वैक्सीन को, ठीक है, जो ड्रग कंट्रोलर ऑफ जनरल ऑफ इंडिया है, इन्होंने क्या किया है, अप्रूव कर दिया है इमरजेंसी यूज के लिए, ठीक है। ये जो आप वर्ड देख रहे हैं एम आर एन ए, ठीक है, इसका मतलब होता है मैसेंजर आर एन ए। एम यहाँ पे है, जो एम वर्ड है यहाँ पे, उसका नाम है मैसेंजर, इसका मतलब होता है मैसेंजर, ठीक है, मैसेंजर। अब ये क्या होता है बेसिकली, ये जो नेसेसरी प्रोटीन चाहिए होते हैं आरएनए को, ठीक है, आरएनए को जो नेसेसरी प्रोटीन चाहिए होते हैं उसके प्रोड्यूस में हेल्प करता है, उसके प्रोडक्शन में हेल्प करता है एमआरएनए, ठीक है। आरएनए को जो नेसेसरी प्रोटीन चाहिए, ठीक है, उसके प्रोडक्शन में एमआरएनए हेल्प करता है। एम होता है मैसेंजर, एम स्टैंड फॉर मैसेंजर, ठीक है, ठीक है। तो इसमें सिर्फ आपको इसका जो मेन इंपॉर्टेंट है कि किसी भी एग्जाम के लिए, इसका नाम है कि ओमनिक्रॉन वेरिएंट के लिए, ठीक है, कौन से वैक्सीन को इमरजेंसी अप्रूवल दिया है रिसेंटली ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने, ठीक है। तो उसका नाम है जेमकोवेक ओम, जेमकोवेक ओम, ठीक है। यही सबसे इंपॉर्टेंट है इसके अंदर, ठीक है, ये याद रखिएगा, ठीक है। आई होप आपको ये करंट अफेयर अच्छा लगा होगा। यदि ये आपको अच्छा लगा है और आपके यूजफुल के लिए, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और ये वीडियोस को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद, थैंक यू।